एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी का मामला। जयपुर एसीबी की टीम आज फिर से अजमेर पहुंची है। आना सागर झील में फेंके गए मोबाइल की तलाश के लिए पहुंची। झील में गोताखोरों की मदद से तलाशी ली जा रही है। तो एक बार फिर से एसीबी की टीम अजमेर में उस मोबाइल की तलाश की जा रही है जो इस पूरी जांच के दौरान गायब हो चुका है। और ये लास्ट लोकेशन या सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस इसे आना सागर झील में तलाश रही है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इस फोन को आना सागर झील में फेंक दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस अभिजीत दवे हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए। अभिजीत, क्या ये वही मोबाइल है जिसकी आना सागर झील में तलाश की जा रही है, जो उस कांस्टेबल इसी फोन के जरिए क्या डील कर रहा था, इसी फोन के जरिए क्या पैसे मांगे जा रहे थे परिवादी से? अभिजीत, देखिए आसिफ, बिल्कुल ये जो दो मोबाइल की बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो दिव्या मित्तल के मोबाइल थे। जब एसीबी ने उन्हें परसों उनके एआरजी फ्लैट से जब डिटेन किया था और जयपुर जाके अरेस्ट हुई थी, तब दिव्या मित्तल के पास मोबाइल नहीं मिले थे। और जब मोबाइल की पड़ताल शुरू की गई तो दौराने इन्वेस्टिगेशन ये बात निकल के सामने आई कि जब दिव्या मित्तल को अपने ट्रैप होने की भनक लगी थी और भनक से पहले उन्होंने तमाम सबूतों को, जो बहुत अहम सबूत हो सकते थे इस केस की आगे की परतें खोलने के लिहाज से, उन तमाम सबूतों को नष्ट किया। और नष्ट करने के लिए उन्होंने आना सागर झील में अपने मोबाइल और कुछ पैकेज जो है, मिठाई के पैकेज की बात आ रही है, हालांकि उसमें क्या है ये अभी तक एसीबी के अधिकारी नहीं बता रहे, लेकिन उन तमाम वस्तुओं को खंगालने के लिए, चूंकि आना सागर झील का स्पॉट निकल के सामने आया था, इसलिए आना सागर झील में आज एक बार वापस से एसीबी की टीम जो है वो दिव्या मित्तल को लेकर अजमेर पहुंची। और अब से कुछ देर पहले ही राम प्रसाद घाट पर जो सर्च ऑपरेशन है आना सागर झील को खंगालने का, वहां पर उसको शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम को सहायता के लिए मौके पर बुलाया गया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार आना सागर झील में मॉक ड्रिल करती रही है आपदा और राहत के लिहाज से। तो आना सागर झील की पैराफेरी और आना सागर झील की गहराई और उसको तमाम जो उसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उससे एसडीआरएफ अजमेर की जो यूनिट है वो भली भांति परिचित है। इस लिहाज से एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है और अब जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हालांकि आना सागर झील की जो भराव क्षमता है वो 13 से 14 फीट के बीच है और करीब 3 से 3.5 किलोमीटर तक का इसका फैलाव क्षेत्र है। तो इस लिहाज से पूरी झील को आज की तारीख में खंगाल पाना व्यावहारिक रूप से मुमकिन नहीं है, लेकिन जब तक प्राकृतिक रूप से अभिजीत, क्या गोताखोरों की मदद ली जा रही है? देखिए, बिल्कुल एसडीआरएफ का मैंने आपको जिक्र किया आसिफ, तो एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची, जिसमें प्रशिक्षित गोताखोर भी हैं। वो जो है यहाँ पर नाव के जरिए आना सागर के तमाम जो तट हैं, तट के अलावा कुछ निश्चित दूरी तक, जहां तक ये संभावना जताई जा सकती है कि अगर दिव्या मित्तल ने मोबाइल को फेंके भी हैं झील में, तो वो कितनी दूर तक झील के जा सकते हैं। झील के किनारे जो किनारे हैं वहां पर ही कहीं गहराई में वो रह गए हैं। तो तमाम जो एक्सपर्टाइज है एसडीआरएफ की यूनिट जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है और अब यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। कितना वक्त लगेगा ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन जब तक रोशनी इजाजत देती है तब तक ये तलाशी अभियान जारी रहेगा। दिव्या मित्तल की मौजूदगी में ये तलाशी अभियान किया जा रहा है, क्योंकि अनुसंधान के लिहाज से आरोपी की मौका तस्दीक जो है बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस लिहाज से दिव्या मित्तल की मौजूदगी में आना सागर झील के राम प्रसाद घाट के किनारों पर तलाशी अभियान को शुरू कर दिया गया है। और मोबाइल जो बेहद अहम कड़ी इस अनुसंधान में साबित हो सकता है, जो कई राज उगलेगा, उसकी तलाश एसीबी की टीम यहाँ पर कर रही है। अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जोधपुर से। आसाराम के पैरोकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज देने का मामला सामने आया। आसाराम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। आसाराम को उसके आरोप सुनाए गए। आसाराम के पैरोकार रवि राय वगे ने पेश किए थे फर्जी दस्तावेज। जमानत की याचिका में जेल डिस्पेंसरी की झूठी रिपोर्ट पेश की गई। बापूजी और आसाराम से जुड़े फर्जी दस्तावेज देने का ये मामला है। चार्ज लगाए गए हैं जो पत्रावली को पूर्णतः देखा नहीं गया है। हम इसको अगले 1-2 दिन में ही चार्ज के खिलाफ डीजे कोर्ट में रिवीजन लगाएंगे। और ये खबर जयपुर से। निगम हेरिटेज ग्रेटर सफाई कर्मियों की हड़ताल। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों की मांगों पर वार्ता। डीएलबी डायरेक्टर
हृदय शर्मा के साथ वार्ता हुई। पहली चरण की वार्ता सकारात्मक सौहार्दपूर्ण रही। लिखित में समझौता पत्र नहीं मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। शाम 6 बजे फिर से दूसरे दौर की वार्ता होगी। एक एक मांगों पर डीएलबी के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। जो वार्ता हुई है हमारी बिल्कुल स्वादपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और जहाँ तक है सरकार हमारी जो जितनी भी मांगे थी उन मांगों पर सहमति जताई है। फिर भी हमारी जो सेकंड चरण की वार्ता 6 बजे होगी। जब तक हमें जो लिखित में समझौता नहीं किया जाता है, जब तक हमें लिखित में नहीं दिया जाता है, तब तक हमारा जो आंदोलन है वो यथावत जारी रहेगा। अब यहाँ के बाद हमें सचिवालय बुलाया गया है। सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री जी को के समक्ष हम जाकर जो हमारा जो ज्ञापन है वो प्रस्तुत करेंगे। और राजधानी जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के प्रारूप से नाराज चिकित्सक प्रतिनिधि सरकार से वार्ता के बाद बोले, कहा हम चाहते हैं कि बिल पास हो, जनता को लाभ मिले, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इलाज करना नहीं है। सरकार की निजी डॉक्टर्स पर नकेल कसने की कोशिश है। राइट टू हेल्थ बिल नहीं बल्कि राइट टू किल बिल है। ये बलि जो प्राइवेट हॉस्पिटल पर थोपी जा रही है। ऐसा बिल हम पास नहीं होने देंगे जो हमारे खिलाफ हो। 49 पन्नों का बिल का प्रारूप डॉक्टर्स की तरफ से सरकार को दिया गया। उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना में इस तरह का बिल है। डॉक्टर्स के बताए सुझाव के मुताबिक अगर बिल नहीं आया तो रास्ता खुला है, आंदोलन भी करेंगे। इमरजेंसी ट्रीटमेंट, प्रसूता केयर को परिभाषित नहीं किया गया है। तो राइट टू हेल्थ बिल का विरोध प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मानना है कि सरकार का ये जो बिल है, जो प्रारूप है, जो मसौदा तैयार किया गया है, उसके मुताबिक ये राइट टू हेल्थ बिल नहीं है बल्कि राइट टू किल बिल है। और अगर सरकार ये कानून लेकर आती है तो फिर हम इसका विरोध करेंगे और आंदोलन का रास्ता खुला है। साफ तौर पर डॉक्टर्स की चेतावनी। और उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना में इस तरह का बिल पहले से मौजूद है। और सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, राइट टू हेल्थ बिल के प्रारूप से ही समझ में आता है कि यह आम लोगों को इलाज की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवाने का एक कानूनी तरीका होगा, लेकिन क्या ऑब्जेक्शन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या प्राइवेट डॉक्टर्स को? उन्हें क्यों लग रहा है कि जो राइट टू हेल्थ बिल है वो इनके खिलाफ है? देखिए, इसका कारण ये है कि जो इस प्रारूप में ये बताया गया है कि जो भी मरीज इमरजेंसी के रूप में किसी भी निजी अस्पताल में जाता है तो उसका वहां पर इलाज जो है वो आवश्यक रूप से करना होगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि इमरजेंसी की जो परिभाषा है उसे सरकार ने परिभाषित नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति छोटी मोटी बीमारी को इमरजेंसी समझकर, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जो बीमारी है वो जो है गंभीर लगती है, इमरजेंसी के रूप में वो देखता है और उसे अगर अस्पताल पहुंचता है तो उसका खर्चा किस प्रकार से वहन किया जाएगा उसका सरकार ने इस प्रारूप में किसी भी प्रकार से डिफाइन जो है वो नहीं किया गया है। कितने दिन तक अगर मरीज का इलाज चलता है तो उसका पूरा खर्चा कौन जो है वो उठाएगा, इस प्रकार का कोई भी बात जो है वो इस प्रारूप में नहीं लिखी गई है। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि जो ये सरकार ये दावा कर रही है कि ये बिल जो है वो देश में पहली बार किसी राज्य में लाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे राज्यों में भी इमरजेंसी और ट्रोमा के जो मरीज हैं उनके लिए अलग अलग बिल जो है वो बनाए गए हैं, चाहे बात गुजरात की हो, उड़ीसा की हो, दिल्ली की हो। इन राज्यों में भी अलग अलग तरह के बिल जो है वो पहले से मौजूद है। ऐसे में सिर्फ सरकार जो है वो वाहवाही लूटने के लिए जो है वो इस प्रकार के दावे कर रही है, लेकिन ये हकीकत में जो है वो धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार की कमेटियों की बात इस प्रारूप में कही गई है कि राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो कमेटियां होगी उसमें सरपंच और प्रधानों को शामिल कर लिया गया है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स जो है वो शामिल नहीं किए गए। तो उनकी बात जो है वो कौन रखेगा? कोर्ट में जाने का अधिकार जो है वो छीन लिया गया। इस प्रकार की बात जो है वो चिकित्सक प्रतिनिधि मंडल कह रहा है कि कोर्ट में नहीं जा सकते, तो फिर अगर उनकी कोई समस्या होगी तो वो किस प्रकार से जो है वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर बहुत जबरदस्त सवाल ये है सौरभ
कि इमरजेंसी की व्याख्या को लेकर डॉक्टर चाहते हैं कि सरकार ये साफ करे कि इमरजेंसी की व्याख्या क्या है, कौन से मरीजों का जो है इमरजेंसी में इलाज किया जाए। तो क्या सरकार से इन डॉक्टर्स की बात हो पाई, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात हो पाई? सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे ने बात की कि इमरजेंसी की व्याख्या की जाएगी जब बिल तैयार किया जाएगा? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही सरकार से जो है वो वार्ता हुई है। चिकित्सा शिक्षा सचिव और चिकित्सा सचिव के अलावा अन्य डॉक्टर्स भी उस बैठक में जो है वो मौजूद रहे हैं। इन लोगों ने अपने सुझाव जो है वो दे दिए हैं, लेकिन चूंकि 23 जनवरी से सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है और सरकार का जिस प्रकार का दावा है कि राइट टू हेल्थ बिल लाया जा रहा है, तो इन लोगों में ये आशंका है कि इतना अगर जल्दी अगर सरकार को बिल पास कराना है तो क्यों जल्दी बातचीत डॉक्टर्स द्वारा नहीं की गई है। तो सरकार की मंशा पर भी ये डॉक्टर जो है वो सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। और अभी चूंकि जिस प्रकार के सुझाव इन्होंने दिए हैं ये प्रवर समिति को जाएंगे और प्रवर समिति क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात जो है वो होगी। लेकिन हाल फिलहाल डॉक्टर प्रतिनिधि मंडल जो है वो काफी आक्रोशित जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये भी ऐलान इनके द्वारा किया जा रहा है कि आगामी चुनाव में सरकार को जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर डॉक्टर्स के साथ इन्होंने कुठाराघात किया, उन्हें दबाने की कोशिश की इस प्रकार का बिल लाकर, तो मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। अगर सरकार जो है वो इनके सुझावों पर मानती है तो ये स्वागत करने के लिए तैयार है। सौरभ, इससे पहले भी मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर एक बार कह चुके हैं कि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी जो है वो अक्सर सामने आती रहती है और आमतौर पर भी देखा जाता है कि अगर सरकारी बीमा को छोड़ दिया जाए जो सरकार की तरफ से दिया गया है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो आम आदमी जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसके बिल का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में सौरभ, ये बिल आना, अगर कोई इमरजेंसी के अंदर दाखिल होता है, एक्सीडेंट की कंडीशंस होती है या किसी दूसरे तरह की कोई इमरजेंसी होती है, तो क्या ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स को रेस्पॉन्स करना चाहिए? इस पर सहमत है ये डॉक्टर्स? देखिए, इन डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर मान लीजिए किसी मरीज का एक्सीडेंट हुआ है तो वैसे भी इलाज जो है वो निजी अस्पतालों द्वारा किया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। आज ठेका कर्मियों ने शहर के विवेकानंद पार्क में बैठक आयोजित की, जिसमें विद्युत ठेका कार्मिक संघ की ओर से संविदा कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्मिकों ने ठेकेदार की ओर से तय वेतनमान से भी कम वेतन देने पर नाराजगी जताई है। बता दें कि ठेका कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय है। ठेकेदार की ओर से वेतन देने में मनमानी की जा रही है। ठेका कार्मिकों को महज 4,000 से 4,500 रुपए ही वेतन दिया जा रहा है, जिससे कर्मियों को घर परिवार चलाना बेहद मुश्किल है। क्या है कि हमने कोविड के टाइम पे भी काम किया, कोई 4 साल 5 साल बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन वही 4,000 5,000 काम करते हैं, तो इस पेमेंट में घर चलाने में मुश्किल होती है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें गवर्नमेंट तय करे और जो कर्मचारी हमारे रिटायर हुए हैं उनको वापस काम पे लगावे। और जैसे हम सबको उजाला रोशनी करते हैं, लेकिन हमारे परिवार भी इंदिरा में पड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हमें गवर्नमेंट पेमेंट नहीं दे रही सही तरीके से। जो हमारा वाजिब मांग है गवर्नमेंट से हम वही मांग रहे हैं, हमारा पेमेंट पूरा आ जाए। करौली के सपोटरा कस्बे में नाली खुदाई के दौरान 41 फीट ऊंचा शिव मंदिर गिरने का मामला गर्माता जा रहा है। हादसे में मंदिर में पूजा करने आई एक महिला की मौत भी हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। महिला की मौत के बाद सर्व समाज के लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मृत महिला के घर के बाहर जमा हुए और धरना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी करने और लापरवाही का आरोप लगाया और मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही मृतका के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, मृतका के परिवार को 50 लाख और घायलों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा, टूटे मंदिर का पुनर्निर्माण और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। मना किया, मंदिर कमेटी ने मना किया और लोगों ने मना किया। उन्होंने कहा कि मंदिर टूटे तो टूट जाए, मैं जैसे भी नहीं रुकूं। इसका कारण ये रहा कि 3 महिलाएं, एक पुरुष उसमें दबा, एक महिला की मौत हो चुकी है, एक महिला बहुत सीरियस है। कल 4 बजे से सारा बाजार बंद है हमारा। कल 4 बजे से सर्व समाज का और भाजपा का मिलकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम लोगों ने 5 मांगे की है। सबसे पहले जो दोषी व्यक्ति है नाली वाला ठेकेदार, उसका मुनीम और PWD के अधिकारी 302 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज और उनकी तुरंत। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने छात्र नेता पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया।
साथ ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि हाल ही में लॉ कॉलेज के अध्यक्ष के फेल हो जाने पर उसने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाया। इसके बाद व्यक्ति विशेष के लिए विश्वविद्यालय ने अपने नियमों में परिवर्तन कर एक विशेष कमेटी का गठन किया है। का एग्जाम फॉर्म भर के बैक की एग्जाम देता है। अगर वो बैक में फेल होता है तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रावधान है कि उसको अगले साल वो एग्जाम देने हैं। लेकिन कई 4-5 दिनों से समाचार पत्रों में ये आ रहा है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किसी व्यक्ति विशेष के लिए सप्लीमेंट्री की कॉपी विशेष कमेटी बनाकर और वो कॉपी चेक गई की। तो हमारी आज ये मुख्य मांग यही है कि विश्वविद्यालय में वो प्रावधान केवल एक छात्र के लिए है या विश्वविद्यालय के सभी छात्राओं के लिए है। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में आज छात्र संघ महासचिव नीतीश कुमार शर्मा और संयुक्त सचिव संतोष मीणा के नेतृत्व में कॉलेज छात्रों ने प्रदर्शन किया और कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर नारेबाजी की। छात्रों ने कॉलेज में छात्र संघ दफ्तर का उद्घाटन पुनः कराने की मांग की। वहीं प्रदर्शन के दौरान जैसे कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पहले समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने प्रदर्शन करना बंद नहीं किया। तो पुलिस महासचिव नीतीश शर्मा, संयुक्त सचिव संतोष मीणा और एक अन्य छात्र दिलखुश मीणा को थाने ले गई, जहां पुलिस ने समझाइश कर तीनों छात्र नेताओं को छोड़ दिया। सवाई माधोपुर जिले के पिलोदा गांव की दूधावत पट्टी ढाणी में गैस सिलेंडर भभकने से छप्परपोश घरों में आग लग गई। इससे घर जलकर राख हो गया। छप्परपोश घर में रखा खाने पीने सहित घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक घर कैलाश मीणा का था। आग की चपेट में आने से कैलाश की पत्नी रुमाली मीणा भी झुलस गई। छप्परपोश घर में आगजनी की घटना को देखकर बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते उससे पहले ही घर जलकर खाक हो गया। और बात चूरू से, जहां दबंगों के खौफ से परेशान एक 13 साल की बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। छात्रा के परिजनों ने इस मामले में महिला थाने में केस दर्ज करवाया। आरोपियों ने केस वापस न लेने पर नाबालिग को अगवा करने की धमकी दी है। पुलिस को शिकायत में परिजनों ने बताया कि आरोपी उसके स्कूल जाती हुई बेटी के साथ काफी दिनों से छेड़छाड़ कर रहा है। एक बार उसने अपने मोबाइल में फोटो खींचकर सोशल साइट पर भी डाल दी थी। युवक का विरोध करने पर वो परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देता है। सरकारी स्कूल में जाती है, अब वो पढ़ने दे रहा है, नहीं पीछा कर रहा मेरी लड़की का, और आप धमकी दे रहा माना को उठा कर ले जाऊंगा, वो कर ले जाऊंगा, वो कर ले जाऊंगा, यहाँ कर रहा। अब पढ़ने 8 ओढ़ की है छोरी की। बाड़मेर के 3 अलग अलग थानों में जब्त 53 क्विंटल 3 किलो डोडा पोस्ट और चूरा को पुलिस द्वारा नष्ट कर दिया गया। इन डोडा पोस्ट की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस टीम द्वारा इस नशे के सामान का नाश लूनी नदी के पास किया गया। कार्रवाई में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान एसपी दीपक भार्गव वहां पर मौजूद रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दे रखे हैं कि जहाँ पे भी डोडा चूरा एनडीपीएस के बाकी पदार्थ आते हैं तो एक ड्रग डिस्पोजल कमेटी जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में बनती है। वो न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के बाद में उसको नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। तो बाड़मेर जिले के भी बहुत सारे मुकदमों के बहुत सारे थानों में इकट्ठा हो रखा है एनडीपीएस पदार्थ। तो उस क्रम में पुलिस मुख्यालय और माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में आज 3 थानों के 53 क्विंटल। और धीरज गुर्जर ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का हक नहीं है। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। गहलोत सरकार ने पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर चलाए। पेपर लीक करने में जो भी शामिल होगा सलाखों के पीछे जाएगा। बीजेपी के राज के अंदर अब तक सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए थे, चाहे 2018 के अंदर रीट परीक्षा का मामला हो, चाहे 2016 की रीट परीक्षा का मामला हो, चाहे आईटीआई परीक्षा का सेकंड सेमेस्टर का पेपर हो, चाहे 2017 के अंदर
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ना स्वीकार किया ना कार्रवाई करी। लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जब पेपर लीक का मामला सामने आया, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष झारोली को निलंबित करना हो, तत्काल निलंबित किया। ये हमारी सरकार थी। बीजेपी सरकार ने अगर बुलडोजर चलाए होंगे तो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बुलडोजर चलाए, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अगर बुलडोजर चलाए। करौली के सपोट्रा में शिव मंदिर गिरने से हुई महिला की मौत को लेकर चल रहे धरना स्थल पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। राज्यसभा सांसद ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देकर घटना की जानकारी ली। 11 सदस्यों के साथ सांसद डॉक्टर मीणा प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो धरना जारी रहेगा। पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर धरना चल रहा है। मृतका के घर पर शव को रखकर धरना दिया जा रहा है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ यहां पर बैठे हैं धरने पर, और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। शिवालय टूटा और शिवलिंग को भी कचरे में डाल दिया। वो परिवार ही नहीं थे साहब। उनके साथ जो घटना हुई है वो तो गंभीर है ही, लेकिन हमारी आस्था पर भी हमला हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।